Hello students, I welcome you all in the new session of Haryana Research Telecast. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai, Sonipat. I am from Block Rai and District Sonipat. Students, we are discussing the chapter Alcohols, Phenols and Ethers. Part 1 हम डिस्कस कर चुके हैं. क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स का अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे. टॉपिक्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे वो क्या क्या थे देख लेते हैं एक बार. इंट्रोडक्शन टू एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स की भी हमने बात की थी, जिसमें हमने कई तरह के एल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात की थी, और मोनो डाई और ट्राई एल्कोहल्स की, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स की भी बात कर दी थी. इसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ा था. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर द नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स, देन structure of phenols. After that we will deal the preparations of phenols and then physical properties of alcohols and phenols. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नोमेनक्लेचर से. नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले कॉमन नेम्स की बात करेंगे. तो कॉमन नेम्स में हम सबसे पहले सबसे सिंपल फिनॉल पर बात जाते हैं. फिनॉल है क्या? सबसे पहले बेंजीन रिंग के साथ एक एरोमेटिक रिंग जो होती है बेंजीन रिंग, जब उसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं. अब बात करेंगे हम इसमें थोड़े से डेरिवेटिव्स इसके देख लेते हैं. अब OH ग्रुप के साथ, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप के साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्रिसॉल. और अगर वो मिथाइल ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर ही हो एरोमेटिक रिंग में, लाइक 1 और 2 पोजीशन के साथ ही काम करे, तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल. और अगर वही मिथाइल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर ना होकर के उससे नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, लाइक थर्ड पोजीशन पर पहुंच जाता है, तो हम उसे बोलेंगे मेटाक्रिसॉल. और अगर एक और डिस्टेंस में ना करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उसे बोलेंगे हम पैराक्रिसॉल. स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे बेंजीन रिंग में लगने वाले, अगर हम एल्कोहलिक ग्रुप 2 हो जाए, अभी तक हम बात कर रहे थे एक एल्कोहलिक ग्रुप की, और अगर हम बात करें 2 एल्कोहलिक ग्रुप अगर एक साथ बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाते हैं तो उसको हम कॉमनली बोलते हैं कैटेकॉल. और अगर वो दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर हो, अगर हम बात करें कि एल्कोहलिक ग्रुप 2 भी हो बेंजीन रिंग के साथ बट वो मेटा पोजीशन पर हो, जैसे कि हमने पिछले ऊपर एक कंपाउंड में पढ़ लिया है, तो उसे बोलेंगे हम रिसोर्सिनॉल. फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मतलब एडजेसेंट पोजीशन बना होगा कि उससे नेक्स्ट पोजीशन पर होता है तो उसे बोलेंगे हम रिसोर्सिनॉल. और उससे भी नेक्स्ट पोजीशन पर जब 2 एल्कोहलिक ग्रुप में से एक एल्कोहलिक ग्रुप पहुंच जाता है तो उसको हम बोलेंगे क्विनॉल. मतलब पहला पोजीशन पर अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के साथ तो उसे बोलेंगे हम क्विनॉल. चलिए अब बात करते हैं हम आईयूपैक नेमिंग. आईयूपैक नेमिंग के लिए हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट करते हैं, सिंपल फिनॉल से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वही वाली बात कि जब बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच होता है तो हम उसको फिनॉल ही बोलते हैं. बट अगर फिनॉल के साथ ही एक मिथाइल ग्रुप जब अटैच हो जाता है और वो उसके नेक्स्ट पोजीशन पर ही अटैच हो जाए, तो क्योंकि OH ग्रुप को हम प्रायोरिटी देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स, आईयूपैक नेमिंग के रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो 1 पोजीशन हम लेंगे अल्कोहलिक ग्रुप को और सेकंड पोजीशन हम लेंगे मिथाइल ग्रुप को. तो इसीलिए हम नाम देंगे 1 2 करके 2 मिथाइल को ब्रांच में ले लेंगे मिथाइल को, इसीलिए 2 मिथाइल. और बेसिकली जो मेन चेन में ले लिया हमने फिनॉल, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के साथ जब OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे कॉमनली हम कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं. तो 2 मिथाइल फिनॉल इस तरह से इसका नाम पहुंच जाता है. इसके बाद अगर वही जो एल्कोहलिक ग्रुप है
अगर बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे पहुंच जाए तो उसको हम बोलेंगे, नंबरिंग वही 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको बोलेंगे हम फोर्थ पोजीशन पर 1 2 3 4 जब हम देखेंगे ना तो वो फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप दिखाई देगा तो हम बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल। अभी एक रह गया है हमारा 3 मिथाइल फिनॉल। देखिए अगर वही सेम एडजेसेंट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पर जब मिथाइल ग्रुप पहुंच गया तो 1 पोजीशन हम देंगे एल्कोहलिक ग्रुप को, तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 करके 3 मिथाइल फिनॉल पर उसकी नेमिंग पहुंच जाएगी। नेक्स्ट जैसे हमने कॉमन नेमिंग में किया था उसी में से कंपाउंड देख लेते हैं हम। बेंजीन रिंग के साथ जब दो एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते हैं तो हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। तो हम एल्कोहलिक पोजीशंस को डिफाइन करते हुए नाम दे सकते हैं और दूसरा अगर हम फिनोलिक वे में बात करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो पहला नाम इसका बनेगा अगेन पोजीशंस को, क्योंकि एल्कोहलिक ग्रुप है दोनों ही बराबर प्रायोरिटी रखते हैं, इसीलिए आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोनों को हम नाम देते हुए बेंजीन मेन रिंग और 1 2 डाइओन, बेंजीन 1 2 डाइओन। ये अगर आप एल्कोहलिक पोजीशंस को नाम देते हो चल रहे हैं। पर अगर आप एक एल्कोहल को बेंजीन रिंग के साथ अटैच करके उसे कॉमनली फिनॉल ले लेते हैं और फिनोलिक ग्रुप में नाम देना चाहें तो हम एक OH को एज अ ब्रांच रख लेंगे और 2 पोजीशन पर उसको दे करके 2 हाइड्रोक्सी, देन यू विल नेम इट एज हाइड्रोक्सी, क्योंकि वो एज अ ब्रांच यूज कर रहे हैं तो उसकी हम प्रीफिक्स के वे में यूज करेंगे उसको, तो 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। सिमिलरली जब वो मेटा पोजीशन पर पहुंच जाएगा OH ग्रुप और 2 OH ग्रुप होंगे तो उसको सेम उसी वे में, पहले एल्कोहलिक के वे में बेंजीन 1 3 डाइओन, और अगर फिनोलिक के वे में हम देंगे तो एक को हम एज अ ब्रांच ले लेंगे और प्रीफिक्स लेंगे हम हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल। एंड सेम फॉर पैरा पोजीशन, we will say it as benzene 1 4 diol और 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल, सेम अकॉर्डिंगली जैसे हम पहले कर। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स की। स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं और देखिए बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच होता है जहां आपको O पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड रहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसके बीच में O और H के बीच में, COH के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है और C और O की जो बॉन्ड लेंथ होती है, CO बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 136 पिकोमीटर होती है। मेन थिंग जो बताने वाली है कि जो बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच होता है दैट इज sp, दैट कार्बन इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। The OH group is attached to sp2 hybridized carbon of an atomic ring, aromatic ring, जैसे मैंने आपको बताया OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और उसके बाद हमने बात की कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है फिनॉल के अंदर, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है फिनॉल के अंदर वो काफी कम होती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो कि मिथेनॉल में होती है, मींस हम कह सकते हैं अल्कोहल्स के अंदर होती है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ अल्कोहल्स के अंदर होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स की। फिनॉल हम सबसे पहले बात करेंगे कि फिनॉल्स को कार्बोनिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। और बताने वाली बात क्या है बच्चों इसमें कि फिनॉल जो है वो सबसे पहले आइसोलेट हुए थे कोल्टार से, जो सबसे पहले ये नजर में आए थे वो कोल्टार की से बनते थे। तब हेलोएरिन नाम से पता चल रहा है आपको, एरोमेटिक रिंग, साथ में हेलोजन अटैच्ड होगा और वो हेलोजन यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, क्लोरीन, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों। अब क्लोरोबेंजीन से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अंडर सम कंडीशंस, व्हाट आर दैट कंडीशंस, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर,
तो वो सबसे पहले क्या बनाता है सब्स्टिट्यूट करके, ये बनाता है सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड को जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं या व्हीकल से एसिडिफाई करते हैं तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लास यहाँ समझने वाली बात ये है कि क्लोरोबेंजीन से हमें क्या मिल रहा है, फिनॉल मिल रहा है। चलिए जान लेते हैं इस रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले मैंने आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्लोरीन जो कि बेंजीन रिंग से अटैच है क्लोरीन, इसका जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो बहुत इजी नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है जो कि बहुत बहुत मुश्किल है। दैट आर 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन कर पाना इतना इजी नहीं है। दैट इज अ टिपिकल टास्क। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरे रिएक्शन को क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। Then मैं बताना चाहूंगी कि this is also known as nucleophilic substitution reaction. How can you say this as nucleophilic substitution reaction? Because chloride जो कि बेंजीन रिंग पर जो ये जो क्लोरीन अटैच है that is also a chloride, Cl negative ion is a nucleophile, और जो OH negative फिनॉल के साथ अटैच है that is also a nucleophile। तो क्लोराइड आयन को एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम किसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम फिनॉल्स के फॉर्मेशन की। कहां से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। एक डिफरेंट प्रिपरेशन हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बेंजीन है वो उसके साथ ओलियम एक कंपाउंड होता है, एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसको रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और जब इसको हम आगे रिएक्ट कराते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और नेक्स्ट स्टेप में हम उसको एसिड से रिएक्ट कराते हैं, H+ स्टैंड्स फॉर एसिड, मतलब एसिडिफाई करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल्स में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं द प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन टू फिनॉल विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए अब क्लास इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। यहाँ जो ओलियम प्रेजेंट है, जो ओलियम यूज हो रहा है, दैट इज उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO7। और ये H2SO7 बनता कैसे है, ये बनता है कॉन्क H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब हम SO3 ऐड करते हैं तो ये H2SO7 दैट मींस ओलियम बनाता है। तो हम ओलियम की जगह पर कॉन्क H2SO4 प्लस SO3 भी लिख सकते हैं। दूसरा जो इस नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं, सॉलिडिफाइड स्टेट में नहीं लेते, इसको हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं जिससे जल्दी से जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो। नेक्स्ट हम प्रिपरेशन बात करते हैं फिनॉल्स की, किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आप आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको कहीं ना कहीं बार बार पढ़ते रहेंगे, तो ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स। सोडियम जो फिनॉल है यहाँ पर वो बनता है, उसके लिए जो सबसे पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं वो लेते हैं एनिलीन। ये रिएक्शन स्टार्ट होती है एनिलीन से, और एनिलीन में होता क्या है, बेंजीन में जब NH2 ग्रुप एमाइन ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम एनिलीन से रिप्रेजेंट करते हैं। एनिलीन में जब हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl ऐड करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ उस रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कैसे ये बनता है। जब सोडियम नाइट्राइड और HCl जब हम ऐड करते हैं तो ये बनाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 प्लस Cl नेगेटिव है। ये जो बीच का कंपाउंड बन रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि आपको ये बार बार यूज में आने वाला है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेम रिएक्शन, उसमें भी ये यूज में आता है। तो N2 प्लस Cl नेगेटिव आयन, इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5 के साथ जब ये अटैच, और जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करके वार्म करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को, देन इट फॉर्म्स फिनॉल, और साथ में
नाइट्रोजन बनता है और HCl बनता है। स्टूडेंट्स आइए चलिए इस रिएक्शन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो कि एनिलीन से बनता है, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें बोलते हैं हम डाइजोटाइजेशन प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं डाइजोटाइजेशन प्रोसेस या हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो डाइजोटाइजेशन में जो रिएक्टेंट यूज में आते हैं, जो रिएजेंट्स यूज में आते हैं लाइक सोडियम हाइड्रोनाइट्राइट और HCl, इसको अगर हम चाहें तो HNO2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये भी नाइट्रस एसिड होता है ये, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl को रिएक्ट कराने के बाद HNO2 ही बनता है, तो आप चाहें तो इसकी जगह पर HNO2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डाइजोटाइजेशन प्रोसेस को करने के लिए, रिएक्शन को करने के लिए हमें जो टेम्परेचर की नीड होती है दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ओनली। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनॉल्स फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से भी बनाते हैं। अब क्यूमीन जान लेते हैं क्या होता है। क्यूमीन होता है स्टूडेंट्स जो बेंजीन रिंग के साथ CH3 होल ट्वाइस C6H5CH3 होल ट्वाइस, ये थोड़ा सा आइसो कंपाउंड है, इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं और कॉमनली इसको क्यूमीन बोलते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है, C और H के अंदर से बॉन्ड टूट जाता है और ऑक्सीजन उसकी जगह ले लेता है, OO बॉन्ड बन जाता है। और जहां OO सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोपेरोक्साइड। आपने पढ़ा है ये कई जगहों पर, हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं। तो ये अब क्या बन गया आपके सामने, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन गया। और जब हम इसका वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं देन इट फॉर्म्स फिनॉल। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट और बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट दैट इज एसीटोन। और इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। एसीटोन आपको पता है नेल पॉलिश रिमूवर में यूज होता है, गर्ल्स को पता होना चाहिए। और जब हम एसीटोन की प्रिपरेशंस कभी पढ़ेंगे तो हमें ये रिएक्शन याद। तो हम बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि ये दिस इज नोन एज एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। एसिड के साथ कैटेलाइसिस होता है। इसमें कैटेलाइसिस जो है यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो एसिड यूज करते हैं। यहाँ पर एसिड काम कर रहा है, देखो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ करके पूरा काम जो कर रहा है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, CH3CO CH3 अलग हो जाएगा और OH जो है वो डायरेक्टली इससे अटैच हो जाएगा। तो एसिड ने पूरा काम कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो एसीटोन बनता है उसकी अमाउंट जो है वो थोड़ा नहीं होता, वो बाय प्रोडक्ट होता है, बट इसकी जो यील्ड होती है वो काफी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से फिनॉल्स की जो प्रिपरेशंस है वो हम खत्म करते हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। हम बात करते हैं, देखिए हमें ये पता है कि चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो फिनॉल हो, दोनों में ही OH ग्रुप अटैच्ड होता है। ये जो ग्रीन बॉक्स सर्कल से दिखा रखा है OH ग्रुप दिखा रखा है। और ये जो OH ग्रुप है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना भी अल्कोहल्स और फिनॉल्स की प्रॉपर्टीज होती है उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परंतु जो डिफरेंस होता है इसमें वो कहाँ कहाँ होता है, या तो जो फिनाइल होते हैं उसमें या तो एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी, या जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उसमें एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। तो ये जो एल्काइल और एराइल ग्रुप है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज के लिए। जो मॉडिफिकेशंस होते हैं प्रॉपर्टीज के में, प्रॉपर्टीज तो जो देगा वो अल्कोहलिक ग्रुप ही देगा, बट जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आएंगे अल्कोहल्स और फिनॉल्स के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एल्काइल और एराइल। तो let's discuss further the different properties. First of all, we will discuss boiling points of alcohols and phenols. Let's see what happens to the boiling points of alcohols and phenols. Boiling point of alcohols and phenols increases with the increase in the number of carbon atoms. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल्स और फिनॉल्स का बढ़ता जाएगा। मतलब कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे हम मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल की बात करें, जैसे जैसे कार्बन एटम की लेंथ
कार्बन चेन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। हम बात करते हैं कैसे होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे बढ़ेंगे, देखिए क्लियरली मैंने आपको शो कर रखा है, वैसे ही वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगे कार्बन एटम्स के बीच में, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं हम एक एग्जांपल के थ्रू। हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की, जो कि है जिसमें 2 कार्बन एटम अटैच हैं, दैट इज इथेनॉल। और दूसरा बात कर लेते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम अटैच है, दैट इज ब्यूटेनॉल। अगर हम बात करें अकॉर्डिंगली, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि क्योंकि यहाँ 4 कार्बन एटम अटैच हैं, तो कार्बन एटम की जो लेंथ है, वो कार्बन की जो चेन है यहाँ बड़ी है, तो इसलिए इसमें हाई वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे और हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये चीज आपकी क्लियर है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी या मेंबर्स बढ़ते जाएंगे, हर मेंबर्स होते जाएंगे, वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ते जाएंगे और बॉइलिंग भी बढ़ते जाएंगे। अब कुछ और फैक्टर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन, हम कई बार क्या कर लेते हैं कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड ले लेते हैं और कई बार हम उसी में ब्रांच ले लेते हैं, जैसे आइसोनियो हम डिस्कस करते हैं। तो जहां ब्रांच बढ़ जाएगी वहां पर उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो वही रहेंगे, बट वो क्योंकि टाइटली बाउंड हो जाएंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे एज अ ब्रांच, तो इसलिए उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी कम हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड लिया है जिसमें 6 कार्बन एटम की चेन दिखाई दे रही है और उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, और यहाँ पर भी एक कंपाउंड लिया है जिसमें भी 6 कार्बन एटम की चेन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, मतलब दोनों ही अल्कोहल्स है, बट एक स्ट्रेट चेन अल्कोहल है और एक दूसरा ब्रांच अल्कोहल है। तो ब्रांच अल्कोहल जो है उसमें ब्रांचिंग होने की वजह से वैन डेर वाल्स फोर्सेस, सरफेस एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से वैन डेर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ब्रांच अल्कोहल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। तो 2 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज और डिक्रीज होने के। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके लिए बात करते हैं, एक और फैक्टर बात करते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो अल्कोहल और फिनोल्स के कंपैरेटिवली हायर होते हैं in respect of the respective hydrocarbons or ethers or haloalkanes or haloarenes or comparable molecular masses। मतलब सेम मॉलिक्यूलर मासेस होने के बावजूद भी अगर कोई हाइड्रोकार्बन होता है या ईथर होता है या हेलोअल्केन या हेलोअरीन होता है, तब भी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स बाकी सबके मुकाबले में उनके ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर इथेनॉल ले रखा है जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 46 है, यहाँ पर एक डाइमिथाइल ईथर ले रखा है उसका भी मॉलिक्यूलर मास जो है वो 46 है, और एक हाइड्रोकार्बन ले रखा है, एक अल्कोहल, एक ईथर और एक हाइड्रोकार्बन ले रखा है जिसका मॉलिक्यूलर मास भी कंपैरेटिवली लगभग बराबर है 44। परंतु जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं 351 केल्विन, विच इज मच मोर देन द अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ether, that is only 248 Kelvin, and also higher than in comparison to the respective hydrocarbon, that is just 231 Kelvin। मतलब सेम मॉलिक्यूलर मासेस होने के बावजूद भी अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है इसकी। Reason of high boiling point of alcohols and phenols is mainly hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the most important factor that is present in alcohols and phenols। हम बात करते हैं, जब देखिए आप जब अल्कोहल्स की बात करते हैं या फिनोल्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से और बॉन्ड्स के साथ साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ता है। किसी भी कंपाउंड के साथ और बॉन्डिंग के साथ हमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें प्लस हो जाती है, बाकी कंपाउंड्स में भी
बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और भी तरह की बॉन्डिंग होती है, बट इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस होने की वजह से इसको ब्रेक करने में हमें थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं और अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जब हम बात करते हैं अल्कोहल्स की और जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो जिस वजह से ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब मैं बताना चाहूंगी ऐसा क्यों होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ, अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो होती है वाटर में बट सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है इन व्हेन द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप इंक्रीजेस। जब साइज बढ़ता जाता है, मतलब मेंबर्स हायर होते जाते हैं, तब जो है सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में उसकी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि अब देखो एक एग्जांपल लेकर के हम बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको ये स्ट्रेट चेन दिखाई दे रही है और साथ में हाइड्रोजन अल्कोहल है, और अल्कोहल एक ग्रुप इसके साथ अटैच दिखाई दे रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, और जो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है इसके साथ अटैच, दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये पानी में घुलने से बचती है और ये पानी में घुलने में इजी रहता है, ये पार्ट जो है। तो जब हम बिगर हाइड्रोकार्बन की बात कर देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बिगर हाइड्रोकार्बन, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा, हायर हाइड्रोकार्बन होगा, साइज ऑफ एल्काइल या एराइल ग्रुप ज्यादा होगा, तो वहां पर हाइड्रोफोबिक पार्ट भी ज्यादा होगा। जब हाइड्रोफोबिक पार्ट ही ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिया है वो। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से दूर रहने वाली चीज, तो वो सॉल्युबिलिटी को कम करने का कारण बनता है। और यहाँ आप देख रहे हैं छोटा सा हाइड्रोकार्बन पार्ट दिखाई दे रहा है, छोटी चेन है जैसे मीथेनॉल इथेनॉल, तो यहाँ पर स्मॉलर हाइड्रोकार्बन पार्ट होने की वजह से स्मॉलर हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और स्मॉलर हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो हमारे अल्कोहल का इफेक्ट ज्यादा रहेगा और हाइड्रोकार्बन पार्ट का इफेक्ट कम रहेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोफोबिया ना होकर के हाइड्रोफिलिक नेचर काम करेगा और सॉल्युबिलिटी की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया है, हमने नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स डिस्कस की, हमने प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स डिस्कस की, और हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स को, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल्स को, देन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स को, एंड देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आइए कुछ होम असाइनमेंट भी आपको दे देते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ध्यान से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। अब वो क्वेश्चंस में सबसे पहले मैंने आपको दिया आईयूपैक नेमिंग, जो कि फिनॉल से कनेक्टेड है। लास्ट वीडियो में मैंने आईयूपैक नेमिंग दी थी जो कि अल्कोहल से रिलेटेड थी। उसके बाद आपने एक क्वेश्चन करना है कि मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें का मैकेनिज्म अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं तो आप करिए, और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। और इसके बाद एक क्वेश्चन कि व्हाई डज द CO बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ CO बॉन्ड लेंथ इन मिथेनॉल। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और NCERT को चेक करेंगे तो आपको ये आंसर बहुत इजीली मिल जाए। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।